अध्यक्ष बाबूजी अच्छेलाल वर्मा जी, हमारे बीच में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथि, मेरे सामने बैठे श्रद्धेय बुजुर्ग और सभी युवा साथियों, सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की प्रणेता मां वीरांगना अवंतीबाई लोधी, शिक्षा के सागर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी को नमन करते हुए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिवस है कि वर्षों की इच्छा थी और आज हमारे मैनपुरी की टीम के माध्यम से हमें शहीद नवकांत लोधी जी की पावन भूमि पर माथा टेकने का अवसर मिला। आप देख रहे होंगे यहां पर एक गैस एजेंसी का उद्घाटन हुआ है, लेकिन जो मंच है वो अलग है। इतनी बड़ी संख्या में कभी युवाओं को आपने बोलते नहीं देखा होगा, और ये जो सारे युवा हैं और वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर कोई पॉलिटिकल मंच होता तो 3-4 नेता, पता नहीं कितनी उनकी एजुकेशन होती, आप उनके तालियां बजा के चले जाते हैं, और शायद ऐसे युवाओं को मौका नहीं मिलता। यह भी संभवतः आपने ग्रामीण अंचल में पहली बार देखा होगा। छोटे से गांव में आए हम लोग, 10 जिलों के लोग यहां बैठे हैं खेत में, ऐसा आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। एक छोटे से कार्यक्रम में 10-10, 11-11 जिलों के लोग अगर आ रहे हैं, आहट महसूस कर रहे हैं आप क्या होने वाला है। हम लोग एक बहुत बड़ी क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं, और अगर हमारे समाज ने इसको पहचान लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने 70 साल में नहीं किया वो 10 साल में कर जाओगे। सभी वक्ताओं ने समाज की शिक्षा और समाज की समस्याओं पर जोर दिया। हम लोग सब जानते हैं कि हमारा समाज किन किन समस्याओं से ग्रसित है, उसके समाधान के उपाय भी हम लोग खोजते हैं और प्रयास करते हैं उनको दूर करने का। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति ये चाहे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा के कुछ बना लूं, IAS बना लूं, PCS बना लूं, डॉक्टर बना लूं, ये बहुत आसान है एक आदमी के लिए ऐसा कर पाना। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपके समाज से सैकड़ों बच्चे अफसर बने, हजारों बच्चे इंजीनियर बने, लाखों बच्चे टीचर्स बने, तो क्या किसी 1-2 व्यक्ति के लिए संभव है? वहीं से आवश्यकता पड़ती है समाज की, और समाज में जो व्यवस्था है हमें सतत रूप से उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। एक जो खामी मैंने यहां पर देखी वो ये है कि यहां पर आपकी आधी आबादी नदारत है, मतलब आपके समाज की महिलाएं और बच्चियां कार्यक्रम में नहीं है। और आप सब जानते हैं कि हम लोग जो आए हैं सब एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, लोगों के भले की, लोगों के विकास की बात करेंगे। और अगर हमारी आधी आबादी नहीं आती है तो वो आधी आबादी उस विचार से, उस ज्ञान से वंचित रह जाती है। तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा, हमारा जो विकास होगा, वो सीमित हो जाएगा 50% तक। अब आप बताइए, घर में 2 भाई हैं, एक भाई बड़ा बिजनेसमैन या अफसर बन जाए और दूसरा भाई मजदूरी करे, तो क्या वास्तव में उस परिवार का विकास होगा? नहीं होगा। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब कभी सामाजिक कार्यक्रम हो, खास करके शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम, वहां ये प्रयास जरूर करें कि आपके समाज के एक तो पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट, चाहे वो छोटे क्लास में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन या PG कर रहे हो, उनको जरूर बुलाइए। आप जानते हैं हम लोग दिल्ली में जब सेमिनार वगैरह के लिए हमें इनवाइट किया जाता है तो हमें 50,000 रुपए फीस दी जाती है, और सिर्फ 1 घंटा हम बोलते हैं। पता है वहां लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं 500-500 रुपए देके कि साहब आ रहे हैं मोटिवेशन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। हम आपके गांव में फ्री में अपने आप आए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आने का लाभ हमारे समाज के किसानों के बच्चों को, मजदूरों को, बच्चों को जरूर मिलना चाहिए।
तो आगे से आप लोग ये ध्यान रखें कि मैक्सिमम संख्या में स्टूडेंट जरूर आए। ये जरूरी नहीं है कि हम एक दिन में गाइड करके उस बच्चे को अफसर बना देंगे, लेकिन उसके अंदर इंस्पिरेशन का बीज हम बो सकते हैं। मुझे देख करके 5वीं पढ़ने वाला बच्चा ये सोच ले कि बड़ा होकर के सर की तरह कमिश्नर बनना है, तो वो अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा और 15 साल बाद जब हम उससे मिलेंगे तो हो सकता है कहीं पर वो IAS बना दे। ये इंस्पिरेशन बहुत काम करती है। पूरी दुनिया में जो खेल है वो प्रेरणा का है, इंस्पिरेशन का है। जिसको जैसा रास्ता दिखाओगे वो उस रास्ते पर चल निकलेगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला और सबसे ज्यादा सम्मान के साथ देखे जाने वाला दर्शन है गौतम बुद्ध का, बौद्ध दर्शन। जानते क्यों? क्योंकि सबने कहा मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा, बुद्ध ने नहीं कहा मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूं, मैंने कुछ ज्ञान हासिल किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसी रास्ते पर चलिए, आपका भला हो सकता है। लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, चलना आपको होगा। तो आपने देखा कि बुद्ध के दर्शन पर चल के दुनिया में समानता आई, न्याय आया, मानवता आई, छुआछूत खत्म हुआ, बहुत सारी समस्याएं खत्म हुई। तो इसी प्रकार से जितने भी पढ़े लिखे बड़े पदों पर आसीन लोग आपके बीच में आते हैं, वो कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं। और वही प्रेरणा आपकी आने वाले 6 साल में, 10 साल में, 15 साल में बड़े बदलाव की ओर लेके जाएगी। दूसरा, हमारे समाज में अभी हम पीछे आ रहे थे जितेंद्र जी, वो जमोरा जो गांव था, उस गांव में हमने एक दृश्य देखा। उस गांव में कम से कम 25-30 महिलाएं, हम वहां से निकले थे करीब 2 बजे के आसपास, डेरिया 2 बजा था। 25-30 बच्चियां धूप में और सिर पर घड़े लेकर के खड़ी थी, वो घूम रही थी। आप में से कोई बता सकता है कि वो क्या कर रही होंगी? बताइए। भागवत की शुरुआत होने जा रही थी, क्लियर? उसमें कुछ ऐसी बच्चियां थी जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 14 साल रही होगी। आपको पता है जो लड़की 15 साल की, 16 साल की है, उसके अगले महीने इंटर के बोर्ड के एग्जाम होंगे, क्लियर? लेकिन वो अपना ध्यान कहां लगा रही है? भागवत में। तो आप मुझे बताइए, क्या वो बच्ची जो उसे पढ़ना चाहिए, इंटर में अच्छे नंबर लाने चाहिए, क्या कभी जीवन में डॉक्टर, IAS, टीचर बनने का सपना देखेगी? देखेगी? नहीं देखेगी। लेकिन ऐसे कार्यक्रम में अगर आप बच्चों को बुलाएंगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं आएंगी। जैसे आप इस तरह के आयोजन करेंगे तो उसमें आप बड़ी संख्या में पूरे गांव की महिलाएं आ जाती हैं। लेकिन जब आप उनको बताओगे कि इससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा, इससे आप IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर, पायलट नहीं बनोगे, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पर नहीं आएंगे, लेकिन वहां पहुंच जाएंगे। कौन है इसका जिम्मेदार? कई बार लोगों को लगता है ना कि साहब हमारे समाज की बड़ी समस्या है, बड़ी गरीबी है, बड़ा पिछड़ापन है, हमारे पास ये नहीं है। इनकी कर्ता धर्ता कौन है? इनके सूत्रधार कौन है? मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। हर गांव में सरकारी स्कूल है और किसानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, या जो कम जिनकी इनकम है उनके बच्चे। प्राइमरी स्कूल का बच्चा मान लीजिए 5वीं क्लास में पढ़ता है, वो बच्चा अगर अपने घर पे आकर के ये बोलता है कि पापा आज हमारे स्कूल में खाने में पूरी बननी थी, लेकिन मास्टर साहब ने खिचड़ी खिला दी, और यही बात अगर 2-4 बच्चों के माँ बाप बोल देते, 2-4 बच्चे बोल देते हैं अपने माँ बाप से, तो वही माता पिता आते हैं स्कूल में और मास्टर साहब से पूछेंगे, क्यों मास्टर साहब आज तो पूरी थी, खिचड़ी क्या खिलाई दी? तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। और 2-4 तो हमारे गांव के इतने शालीन भाषा में बोलने वाले होते हैं जो गाली भी देते हैं टीचर को, क्लियर? अब आप सोचना,
जो हम सवाल खड़ा करते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाया, हमारे समाज के पास अच्छी शिक्षा नहीं आ पाई। 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा जब स्कूल से आता है तो हम में से कितने पेरेंट्स हैं जो उससे ये पूछते हैं कि बेटा तुम क्या इमला लिखना सीखे, क्या तुमने 18 का पहाड़ा याद किया? पूछते? कोई नहीं पूछता। तो समाज की समस्याओं का, समाज में अशिक्षा के सूत्रधार हम हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपके गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क कोचिंग हम खोलेंगे। मैं आपसे पैसा मांगूंगा या कोई आपसे पैसा मांगेगा, आप में से 90% लोग पैसे नहीं देंगे, लेकिन आप भागवत करवाइए। पैसे आपको मतलब मांगने नहीं है, लोग देने आएंगे। आपने देखा है, 2 चीजें आप समझिए। आप किसान हैं, आपके घर पे दूध होता है, आप उस दूध को बेचने के लिए एफर्ट लगाते हैं, यानी आप जाके डेयरी में देके आते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उसको बेचा जाए। और दूसरी चीज है शराब। अपने आप जाते हैं लेके आते, कोई ठेके से आपके घर नहीं आता, लेके आते। यही अंतर है अच्छाई और बुराई में। बुराई अपने आप फैलती है, अच्छाई को फैलाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और हम समाज में यही नहीं कर पाते। हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे उसको लेके सीरियस नहीं है। हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड बढ़ता चला जा रहा है। प्रबुद्ध वर्ग उसको लेकर उदासीन है। और लोग क्या करते हैं, लोग आपको डराते हैं कि अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो तुम पर भगवान की कृपा नहीं होगी, तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। ऐसे कर करके तमाम भय पैदा किए जाते हैं। तो आदमी गलत चीजों को ना चाहते हुए भी उसमें शामिल हो जाता है। और जब अगर मैं उसको कहता हूं कि अपने बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाइए, उसको नवोदय की तैयारी कराइए और अच्छा नंबर से हाई स्कूल इंटर किए, उसको दिल्ली जाके कोचिंग कराइए, आपका बच्चा आईआईटी में जा सकता है, आपका बच्चा नीट में जाकर के एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है, आपका बच्चा आईएएस पीसीएस बन सकता है, वो बात हमारे समझ में नहीं आती। वक्त आ गया है इसी मानसिकता को बदलने का। और मैं सीधा बोलता हूं, जब तक आप चुनौतियों को चुनौती नहीं दोगे, बदलाव नहीं होगा। हर परंपरा को, हर रूढ़िवाद को चुनौती देना शुरू कर दीजिए। हमारे शास्त्री जी यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे कथावाचक, धर्म के ज्ञानी लोग बैठे होते हैं। किसी पर मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सत्य बता रहा हूं। किसी भी कथा, भागवत, कांवड़ से, किसी भी धार्मिक आयोजन से, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में 4th क्लास का चपरासी के एग्जाम से लेकर के आईएएस के एग्जाम में एक सवाल नहीं आता, एक प्रश्न नहीं पूछा जाता। मेरा यह कहना है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी 15-16 साल की बच्चियों को उसमें क्यों झांकते हैं? क्यों नहीं हम उनको बीटीसी कराते? क्यों नहीं हम उनको बीएड का एंट्रेंस दिलाते? क्यों नहीं हम उनको यूनिवर्सिटी भेजते? क्यों नहीं उनको कोचिंग कराते? आज आपके जिले की अगर डीएम महिला बन के आ जाती है तो आप में से तमाम लोग जाकर उसको सलूट करते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आईएएस पास किया उसने। अगर वही बच्ची जो डीएम बनने के बजाय अपने गांव में राधे राधे कर रही होती तो क्या बन पाती? और क्या आप उसको पूछते? यही समस्या है। समस्या की असली जड़ अशिक्षा नहीं है। आपसे कहा जाता है कि अशिक्षा समस्या नहीं है, समाज की समस्या है कुशिक्षा। और मैं सीधा बोलता हूं, जो भी व्यवस्था आपको संविधान के ज्ञान से दूर कर रही है वो सारी की सारी कुशिक्षा है। चाहे भागवत के रूप में हो, चाहे कांवड़ के रूप में हो, चाहे अंधविश्वास के रूप में हो, चाहे अंधभक्ति के रूप में हो। इस देश में अगर आपको अपना स्थान बनाना है, आप तो ये मान के चलिए, अगर आपको इस देश में अपना स्थान बनाना है तो आपको दी गई सारी शक्तियां संविधान में है। अगर आप में से कई सारे लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, अगर आपको एमएलए बनना है तो विधायक बनना भी भारत के संविधान में लिखा है। अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो आप कभी उस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाओगे। वैज्ञानिक बनना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना सब संविधान में है। और हम में से कितने लोग हैं जिनको इसकी जानकारी है? हमने बहुत पढ़ लिया, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, एमए कर लिया, बीएड कर लिया,
लेकिन संविधान का व्यवस्था का ज्ञान हमको नहीं। और जिस समाज को संविधान का व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा वो कभी अपने अधिकार हासिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकारों को जानता ही नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दूं। आप में से कितने लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं या किसान परिवारों से जिनका संबंध है? अपने हाथ उठा के बताइए। 100%? 100% हम लोग किसान परिवारों से हैं। अब ईमानदारी से हाथ उठा के बताना, आप में से कितने लोग हैं जो अभी एक विवाद चल रहा है कृषि कानून, जिसके बारे में जानते हैं? 1 2 3 बहुत गिने नहीं, विवाद नहीं, मैं एक्ट पूछूंगा आपसे। विवाद कानून का नाम, कानून में क्या लिखा है ये पूछूंगा, ये बताओ। कानून का विवाद नहीं पूछ रहा, कानून में क्या क्या लिखा गया है ये पूछ रहा हूं। पता है किसी को? अब आप मुझे बताइए, समस्या यही है, हमारे लोग जो 100% किसान हैं, हम में से किसी भी आदमी को किसान कानून की जानकारी नहीं। आप बताओ, सही गलत पर नहीं जा रहा मैं? हम में से किसी आदमी को एग्रीकल्चर एक्ट की जानकारी नहीं है, तो भैया कृषि में होने वाले फायदे नुकसान के बारे में हम लोग क्या असेसमेंट करते हैं? लेकिन करवा लो भागवत, इसी गांव के अंदर 99% लोग शामिल हो जाएंगे। आप मूल रूप से किसान हो, आप अपने किसान की जो पहचान है उसको खो चुके हो। एक फार्मर की पहचान है कि वो कृषि से जुड़े हुए समस्त मुद्दों को जाने। आप जानते हो, एक आदमी बनिया है, बिजनेस करता है, जीएसटी एक्ट आया, तो हर बनिया को पता है जीएसटी की दर क्या है, कब से लागू हुआ, कौन कौन सी चीजें हैं, हम किसान होते नहीं जानते। आप बताइए, मैं पूछता हूं आपसे, कितनी फसलें हैं जो एमएसपी पे जिनको जारी होता है सरकार का? खेती करते हो ना आप लोग? गन्ना का मूल्य कौन तय करता है? सरकार। तो सिंपल सा जवाब है। कितनी फसलें हैं, कौन कौन सी हमारी फसलें हैं जिस पर एमएसपी मिलता है, कितना एमएसपी मिलता है, पता है आप लोगों को? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि देश में डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र का तकाजा है कि वी आर द सिटीजन, हम लोग नागरिक हैं, प्रजा नहीं है। प्रजा वो होती है जो राजा से फरियाद करती थी कि हुजूर गलती हो गई, माफ कर दो। नागरिक वो होता है जो ये कहता है कि ये मेरा अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मैं इसे ले लूंगा। और यही एजुकेशन हम लोग नहीं दे पाए, ये शिक्षा हमारे पास नहीं है कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, इसकी हमने कभी चर्चा नहीं की। संविधान के ऊपर कोई यज्ञ नहीं किया, संविधान के ऊपर कोई कथा नहीं की। अपने समाज के लोगों के जाके जब मैं पूछता हूं कि मुझे 10 आर्टिकल बता दो, तो 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो संविधान का एक आर्टिकल नहीं सुना पाते। और हम बात करते हैं कि हमारा समाज प्रोग्रेस कर जाए। तो मेरा पहला आप लोगों के लिए सजेशन है और प्रार्थना भी है, सभी लोग शिक्षा के साथ साथ संवैधानिक रूप से शिक्षित बने। अगर हम संवैधानिक रूप से शिक्षित बनेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। और जिस व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। फर्क इसी बात का है कि प्रजा से नागरिक बनने की लड़ाई बहुत लंबी है। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, मैं अंधविश्वास पाखंडों पर सीधा प्रहार करता हूं, और हमारा यह मानना है कि संस्कार और संस्कृति के नाम पर आप अंधविश्वास और पाखंडों को स्थायी नहीं बना सकते। और किसी भी आदमी को मैं चैलेंज करता हूं कि डिबेट करें कि आप बताइए, इस देश में संस्कृति के नाम पे, संस्कारों के नाम पर नरबली होती थी, सुना आपने? लॉर्ड हार्डिंग नाम के गवर्नर जनरल ने भारत में नरबली को बैन किया था। इस देश में सती प्रथा होती थी, बोलते थे हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, औरत मर गई तो उसके पति को कुछ नहीं होगा, पति मर गया, औरत को उठाया जला दिया, क्या हो गई? सती। छोटी बच्ची पैदा हुई, मार दिया, कन्या भ्रूण हत्या, आदमी को मार दिया, नरबली। ये भारत में बहुत सारी चीजें थी। और इसलिए मैं बोलता हूं, कई बार लोग बोलते हैं कि साहब हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार में इतने सब कुछ सही नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने सब कुछ सही नहीं किया। अगर सब कुछ सही किया होता तो आज हम 100% एजुकेटेड होते, हम किसान मजदूर नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि परंपराओं को चुनौती देने का वक्त आ गया है। जो रूढ़ियां, जो पाखंड चलते चले आ रहे थे, उनको जरूरी नहीं है कि हमारे दादाजी ने, परदादाजी ने किया, हम भी उसको ढोए। संस्कार अपनी जगह पे है, हम भी सबका सम्मान करते हैं,
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अपने समाज को शिक्षा से वंचित करके गरीब मजदूर बना दो और आप संस्कारों की दुहाई देते रहो। आप पता कर लेना भारत में जितने घोटाले हुए हैं उनको करने वाले कौन लोग हैं। टॉप 100 की लिस्ट देख लेना, टॉप 100 की लिस्ट देख लेना, उनका समाज देख लेना, उनकी एजुकेशन देख लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जैसे आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है आपकी मॉडर्न एजुकेशन की, जिसमें हम लोग देश विदेश के बारे में जाने, टेक्निकल एजुकेशन की जिसमें हम कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट पे काम करना सीखे, इंग्लिश लैंग्वेज की जिसमें हम तमाम कानूनों को नीतियों को जाने, विदेश में क्या चल रहा उसको जाने। अब हमारे गांव का माहौल हमने ऐसा बना दिया कि भजन सबको आते हैं, गीत सबको आते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को यह बोल दिया कि मिस्टर मुकेश कहां जा रहे हो, तो हमारे बाबा जी की उम्र के लोग बोलते अरे देखो उनका लल्लू बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है, उसने अंग्रेजी नहीं बोली, वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे मैनपुरी में ब्रजभाषा चलती है, उसमें उसने अगर कह दिया कि मिस्टर मुकेश कहां जा रहे हो, तो यहाँ के बड़े बूढ़ों को तकलीफ हो जाती है कि बड़ी इंग्लिश बोल रहा है बच्चा को। उसने ये नहीं कहा कि मिस्टर मुकेश मेरा भी कोई, ये रैशनैलिटी का फर्क है, ये तार्किकता है कि विवेकशीलता हम लोग नहीं सिखा पाए। और मैं आपको बताऊं, अभी परसों पीसीएस का रिजल्ट आया, 3 बच्चे पीसीएस हुए, 2 तो हमारे रिलेशन में ही हैं और एक लड़का राष्ट्र से हुआ है। आप उनसे पूछना कभी कि तुम जो पीसीएस बने हो, तुम जो एसडीएम बने हो, उसके लिए तुमने क्या किया, वो आपको बताएगा कि उसने पीसीएस का सिलेबस पढ़ा, उसकी कोचिंग ली, उसके एग्जाम दिए। यही बात तो सीखनी है, सिंपल सी छोटी सी बात सीखनी है कि हर व्यक्ति हर बच्चा जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अब कई बार पॉलिटिकल लोगों का जो विमर्श है, अक्सर जो हमारे समाज में गलतफहमी है वो ये है कि राजनीति विकास की कुंजी है। अक्सर लोगों को यह सिखा दिया गया है, सब लोगों को यह सिखाया गया है कि राजनीति विकास की कुंजी है। ये स्लोगन ही गलत है। क्यों गलत है? बंदर आप जानते हो, बंदर के हाथ में अगर आप उस्तरा दे दो तो बंदर क्या करता है, खुद को काट लेता है ना। तो जिन लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिनके पास अच्छा ज्ञान नहीं है, अगर वो पॉलिटिकल लीडर बन भी जाएंगे तो क्या आपका भला कर सकते हैं? और मान लीजिए एक चुनाव जीत गए, अगले चुनाव में हार गए और उनको करनी पड़ जाए खेती, उन्नत खेती, उसकी जानकारी नहीं है, या उनको खोलनी है फर्म, उनको ज्ञान नहीं है, तो क्या बिजनेस कर सकते? नहीं कर सकते। आप लोगों को जो ये सिखाया गया है कि राजनीति विकास की कुंजी है, सब कुछ राजनीति है, ये बेसिकली लोगों को अनपढ़ बना करके उन पर शासन करने की कला है। आप जब तक सब लोग नहीं पढ़ जाओगे तब तक आप बेहतर राजनीति भी नहीं कर पाओगे। मैं सरकार में ऐसी पोजीशन पर बैठा हूं जो मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर चलता क्या है। जब कोई एक्ट बनता है, जब कोई कानून बनता है, उसकी ड्राफ्टिंग होती है तो बहुत सारे चरण से गुजरता है। उस पर बहुत बड़े एक्सपर्ट, लॉयर्स, जजेस, आईएएस ऑफिसर्स, वो सब लोग अपने कमेंट दे करके उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसकी शायद 1 या 2 लाइन भी हमारी समझ में नहीं आएगी। तो हमको मजाक लगता है कि ऐसे ही चल रहा है सिस्टम, ऐसे नहीं चल रहा है। बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग लगते हैं तब सरकार की नीतियां और कानून बनते हैं, और हम अपने लोगों को सिखाते हैं कि तुम्हारा सारा विकास राजनीति से हो जाएगा। जब हम उस नीति को, उस कानून को समझेंगे नहीं तो क्या कभी उसका लाभ ले सकते हैं? उसका आधार है आपकी शिक्षा। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा होगी तो हम बेहतर तरीके से उस पॉलिसी को, उस एक्ट को, उस स्कीम को समझ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो पॉलिटिक्स भी अगर इसको करनी है, उन लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग इस मुगालते में मत रहिए कि नहीं साहब हमारे समाज की संख्या बहुत है, हम तो नेताजी बन जाएंगे। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, एक बार गलती से जीत जाओगे, दोबारा आप फेंक दिए जाओगे, क्योंकि समय कॉम्पिटेंसी का है। जो काबिल होगा वही सर्वाइव करेगा, हर फील्ड में जो काबिल होगा वही टिकेगा। और हम लोगों को राजनीति के लालच में अपने समाज की शिक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए कि हम काबिल बनना छोड़ दें। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम सबसे पहला प्रयास ये करें, पुरानी पीढ़ी नहीं पढ़ पाई कोई बात नहीं,
गांव गांव में हमारा प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, ये हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। और एक बार रूट लेवल तक अगर आपने एजुकेशन पहुंचा दी, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। जैन समाज के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैन समाज की आबादी भारत में बहुत कम है, मतलब आई थिंक 2% से भी कम है, नहीं 1% से भी कम है पूरे देश में। आप देखिए देश में सीए के नंबर निकालिए, जो सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस के नंबर निकालिए, बिजनेसमैन के नंबर निकालिए, आपको वो लोग हर जगह मिलेंगे। भिखारियों की लिस्ट देखिए, भिखारियों में क्या आपको जैन मिलेंगे? आप रिक्शे वालों की लिस्ट निकालिए, क्या रिक्शे वालों में आपको जैन मिलेंगे? जो नाली साफ कर रहे हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, क्या उसमें जैन मिलेंगे? यानी जिस समाज की आबादी देश में आधे % से भी कम है, उसके लोग या तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या उनके लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्या फर्क है? क्या उनका कोई देश में आज तक राष्ट्रपति हुआ? नहीं हुआ। क्या आज तक कोई जैन प्राइम मिनिस्टर हुआ? नहीं हुआ। बताइए, क्या किसी राज्य में आपने ऐसा उदाहरण देखा है कि कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्यपाल, कोई राष्ट्रपति जैन है? नहीं है ना। फिर भी वो सबसे अमीर है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको उनका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि उन्होंने क्या किया। इस बार जब 2020 का आईएएस का रिजल्ट आया था, तो सबसे ज्यादा नंबर में जैन लोग सेलेक्ट हुए। पता है क्यों? दिल्ली में एक जगह है करोल बाग। करोल बाग आईएएस की तैयारी का हब माना जाता है भारत में। सबसे ज्यादा आईएएस करोल बाग से बनते हैं। जैन समाज के लोगों ने क्या किया, जहां पे सबसे अच्छी कोचिंग्स हैं, उनके पास पैसा है, उन्होंने कलेक्टिवली एक सोसाइटी बनाई और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग को बनाया जैन हॉस्टल। और उसमें कहा कि हमारे समाज के जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं वो सब इस छात्रावास में रहेंगे और जैन समाज ही इनकी पूरी फीस देगा, खाना देगा। टेंशन फ्री हो गए। अब टेंशन फ्री होकर के वो पढ़ने लग गए, तो सबसे ज्यादा संख्या में वो लोग क्या बने? आईएएस। अब मुझे बताओ, देश कौन चला रहा है? वही लोग चला रहे ना। और हम इसके बारे में सोच नहीं रहे, हम इसके बारे में चिंतन नहीं कर रहे कि हमारे बच्चे क्या वहां तक पहुंचेंगे, क्या हमारे बच्चे वहां तक सफल हो पाएंगे? नहीं, हमारे चिंतन ये चीजें नहीं है। तो हमारे जो सोशल प्रोग्राम्स हैं, हमारे सोशल प्रोग्राम्स मैक्सिमम या तो वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस या जन्मोत्सव होता है, या हमारे प्रोग्राम में कथा भागवत भंडारा होता है, बस। और कभी कभी जब चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं, भाषण देते हैं, हमारे लोग भीड़ में पहुंच जाते, इतना ही होता है। क्या हमने ये काम किया कि हम अपने समाज के पढ़े लिखे टीचर, एडवोकेट, लेखपाल, सिपाही मिलकर के एक फंड कलेक्ट करें और जो गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं उनकी फीस में सहयोग करें? ऐसी हमने कोई संरचना बनाई नहीं बनाई। वक्त आ गया है कि हम इसको इनबिल्ट करें, ऐसे ही चीजों को हम बनाएं। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आपके मैनपुरी का कलेक्टर बन के आ जाता, डीएम बन के, तो आप सोच लो कितने आपके काम हो सकते हैं। सोच लो, हो सकते हैं ना। तो क्यों नहीं अपने बच्चों को बना रहे हो भाई? आपके पास अवसर है, रास्ता दिखाने के लिए हम लोग हैं, हमारी लक्ष्य की पूरी टीम है। आप लोग, मुझे बड़ा दुख होता है, मैनपुरी में खास करके भोगांव के पास में हम लोग हैं। भोगांव में हमारे समाज की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखिए इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी मैनपुरी जिले से हम आईएएस तक छोड़ दो, एक पीछे से आज तक नहीं बना पाए 70 साल में। गंभीर चिंतन का विषय हमारे लिए। बहुत सोचने की आवश्यकता है कि बहुत बड़ा ब्लेंडर, बहुत बड़ी गलतियां हम लोग कर रहे हैं और उसी साल रास्ते पर अगर चलते रहे तो अगले 70 साल भी नहीं बना पाएंगे। और आप बनाओ या ना बनाओ, मैनपुरी का एटा का डीएफ तो कोई ना कोई बैठेगा कुर्सी। तो अगर आपका बच्चा बनेगा तो आप फोन करके अपना काम करवाओगे, 10 काम और करवा लोगे। और अगर अपने बच्चों को नहीं बनाओगे तो जाओगे डीएम के अर्दली के सामने झुक जाओगे, उसी को अफसर मान लोगे और वो अर्दली आपको झिड़क के भेज देगा, चलो निकलो निकलो, चले आओगे, हो गया आपका काम। अवसर है। डेमोक्रेसी इसलिए आई है कि हम सब भी व्यवस्था का हिस्सा बने और हम लोग अपना समय निकाल के आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं
कि हम अपनी मानसिकता में बदलाव लेके आए। जो चीजें हमारे पुराने लोग करते रहे हैं उससे हमारा समाज 70 साल में पिछड़ा है। हम लोग पीछे गए हैं। कई लोगों को गुमान हो गया है कि हम आगे आए हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, आपके समाज की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक हर जगह की प्रोग्रेस या तो स्थैतिक है, स्टैग्नेशन में है, या थोड़ी बहुत हमारे पास उपलब्धियां हैं। और उसकी तुलना आप करो दूसरे समाजों से। डॉक्टर अंबेडकर का आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो समाज शिक्षा पर ध्यान देगा वो सारी मुश्किलों को पार करते हुए आगे निकल जाएगा। आज देख लो, जिन लोगों ने अंबेडकर की पूजा की, भारत में सबसे ज्यादा आईएएस वही लोग हैं। जो लोग अंबेडकर के रास्ते पर चले, भारत में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वही लोग हैं। शायद किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, फैक्ट चेक करना नेट पर जाके, इंटरनेट पर जाके फैक्ट चेक कर लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्यों? अंबेडकर ने क्या कहा? अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो। क्या कहा? शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो जब शिक्षित बन जाएगा वो डॉक्टर भी बन जाएगा, वो आईएएस भी बन जाएगा, वो टीचर भी बन जाएगा। और जो शिक्षित नहीं बनेगा वो संघर्ष के नाम पर अपने लोगों से ही लड़ता रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा हमारे समाज के गांव में शिक्षा के अभाव में सबसे ज्यादा संघर्ष अपने लोगों में ही है। वो उसने उसकी मेड़ काट दी, वो भाई से झगड़ गया, सारे झगड़े संघर्ष आपस में चल रहा है। क्योंकि शिक्षा होती तो हमें पता चल जाता कि ये संघर्ष अशिक्षा से करना है, ये संघर्ष पाखंडों से करना है, ये संघर्ष अज्ञान से करना है। शिक्षा नहीं है तो संघर्ष आपस में चल रहा है। तो जो कुछ कमाते हैं वो भी हमारे आपसी संघर्ष में खर्च हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि हम लोग अपने समाज की बुनियाद का आधार शिक्षा को बनाएं। और हमने इसके लिए सेटअप तैयार किए हैं। पूरे देश में आपने सुना होगा लक्ष्य आपने बहुत सुना होगा। हमारा यह प्रयास है कि हर गांव में एक निःशुल्क कोचिंग हो, हर गांव में एक निःशुल्क पुस्तकालय हो, ताकि हमारे समाज के थोड़े बहुत भी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने वाले लोग वहां बैठ सकें, पढ़ने वाले बच्चे वहां पढ़ सकें। अगर ये मनोविज्ञान हमने बदल दिया, ये सोच हमने बदल दी कि भाई पढ़ने का भी आपके पास आश्रय स्थल है, तो आप मानिए आपके समाज की सोच बदलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके एरिया में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले 10-15 किलोमीटर के एरिया में एक ठेका होता था। आज से 20 साल पहले 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया में शराब का एक ठेका होता था। आज आपके एरिया में हर 3 किलोमीटर पे आपको ठेके मिल जाएंगे। और कहीं कहीं तो व्यवस्था ऐसी है कि गांव में ही सप्लाई। तो आप देखना कि 20 साल पहले, 25 साल पहले आपके गांव में शराब पीने वालों की संख्या 5% हुआ करती थी। आज कम से कम 70-80% पहुंच गई। कैसे पहुंची? क्योंकि वो व्यवस्था वहां हो गई, ठेके खुल गए, इजीली एक्सेस हो गई है। मैं कहता हूं कि अगर इसी तरीके से अगर आपने कोचिंग खोल दी, अगर आपने लाइब्रेरी खोल दी, तो पहले शुरू में हो सकता है 10 लोग पढ़े, लेकिन आने वाले समय में आपका समाज शिक्षा की ओर मुड़ जाएगा। और ये करना हम लोगों का दायित्व है। कई बार लोगों को लगता है ना तब हम क्यों करें। बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमियां हैं कि दूसरे के बच्चे की शिक्षा में, दूसरे के बच्चों को पढ़ाने में हमारा क्या लाभ। आपका लाभ ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट हाथरस से आपके बीच में चल के आया हूं और दिल्ली में कमिश्नर हूं, और मैनपुरी में किसी भी आदमी को समस्या होती है बेधड़क मुझे फोन कर लेता है। यह है आपका लाभ। और यही अगर आपके बच्चे बन जाएंगे तो पूरे देश में आप अपना काम करा सकते हो। कई बार लोगों को लगता है ना सर दूसरे का बनाने से हमारा क्या लाभ होगा। हमारा लाभ ये होता है कि अगर दूसरे का बनेगा तो भी कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा। और दूसरे के बच्चे अगर बिगड़ते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती है, तो आप यकीन मानते चलो कि उसका दोस्त आपका बच्चा होगा। और एक अपराधी दूसरे अपराधी को अपराधी बनाता है। अगर आपके गली मोहल्ले में कोई बच्चा अनपढ़ है, अपराधी हो गया, तो आने वाले समय में आपके बच्चे को भी वो अपराध में डालेगा। इसलिए अपने समाज को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अगर हमें दूसरों के बच्चों को पैसा दे करके भी पढ़ाना पड़े, तो मेरा आप सब लोगों से कहना है कि पढ़ाई। यहां से आपका समाज बदलेगा, यहां से आपकी सोच बदलेगी। और कोई भी पॉलिटिकल आदमी आपसे ये
बात नहीं कहेगा जो मैं कहने जा रहा हूं, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसके वोट कट जाएंगे। वो जब तक भागवत का फीता नहीं काटेगा तब तक उसको वोट नहीं मिलेंगे, वो जिला पंचायत नहीं जीत पाएगा। वो जब तक भंडारा नहीं करेगा, दावत नहीं खिलाएगा, तब तक वो चुनाव नहीं जीतेगा। आपसे मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, आप में से कोई आदमी ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को रोजाना क्वार्टर लेके जाऊं और शराब पिलाऊं? कोई आदमी है आप में से? वो आदमी भी ये काम नहीं कर सकता जो खुद शराब पीता है। मतलब जो खुद शराब पीता है वो आदमी भी ये काम नहीं करेगा कि मैं क्वार्टर लेके जाऊं शाम को और मेरा बेटा है 18 साल का उसको पिलाऊं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इससे हमारा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। और जब आपके चुनाव आएंगे अभी, तो आपके गांव में 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल के लड़कों के लिए चुनाव लड़ने वाले लोग फ्री में क्या पिलाएंगे? खुल के बोलो, पिलाएंगे। अब आप सोचना, जो आदमी आपके बच्चों को दारू पिला रहा है, ठीक, ईमानदारी से सोचना, क्या वो आपके बच्चे का या आपका या आपके समाज का शुभ चिंतक हो सकता? नहीं हो सकता। और हम क्या करें? फलाने भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, फलाने भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाज को हम लोग खुद बर्बाद कर रहे हैं। समस्या हमारे अंदर है। हमने कभी उस आदमी को लीडरशिप नहीं दी जो ये कहता है कि अपने समाज को पढ़ाओ। हमने कभी उस आदमी को लीडरशिप नहीं दी जो कहता है कि आपके बच्चों को किताब बांटूंगा। हमने कभी उस आदमी को अपना नेता नहीं माना जो कहता है कि बिजनेस करो, आगे बढ़ो। गलतियां हम खुद करते हैं और कहते हैं कि नेताओं ने हमें बर्बाद कर दिया। अरे भैया, उसने शराब में सौदा पहले ही कर लिया, उसने आपका तो चुका दिया, पहले ही कर दी ना व्यवस्था, तो आप उससे किस हक से मांगोगे? नहीं मांग सकते ना। मतलब नैतिकता के आधार पर तो आप नहीं मांग सकते। यही गलती होती है समाज में। गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको अपना उद्धार करना है तो इसके उत्तरदायी आप स्वयं हो। आपके अलावा दुनिया में कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। गीता में आपने पढ़ा होगा, एक बहुत प्रसिद्ध जो है श्लोक है, और महाभारत जब टीवी पे आता था तो उसमें आता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर वो आता सब है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ रहे हो ना? मैंने कहा जो मैं कहने जा रहा हूं वो कोई नहीं कहेगा। मतलब वो कहते जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अधर्म का नाश करने के लिए मैं अवतार लूंगा, ऐसा उसमें कहा गया है। अब आप मुझे बताओ, जहां जहां ये कर्मकांड और पाखंड होते हैं, क्या वहां वहां वास्तव में धर्म आता है? कई लोगों को लगता है कि हमारे गांव में भागवत हो रही है, हमारे गांव में धर्म का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? धर्म का काम हो रहा है। मैंने कहा धर्म ये कहता है सत्य ही धर्म है। क्या है? सत्य ही धर्म है। क्या आपके गांव में भागवत या भंडारा होने के बाद सारे लोग हरिश्चंद्र हो जाते हैं? क्या आपके गांव में धर्म आया? जिसने भागवत का आयोजन कराया, क्या वो आदमी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं पूरे जीवन सत्य बोलूंगा, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा? बोल सकता है? नहीं बोल सकता। धर्म नहीं आया। क्या आया? धर्म के स्थान पर पाखंड आया। हम लोगों को सिखा दिया यही धर्म है। तो समाज की समस्या अशिक्षा नहीं है, समाज की समस्या है कुशिक्षा, गलत शिक्षा बता दी। आपने देखा होगा जब कोई फौजी बॉर्डर पर खड़ा होता है तो उससे कहा जाता है कि आप अपने सैनिक धर्म का पालन करिए। किसका पालन करिए? तो सैनिक धर्म का पालन ये होता है कि वो यहां से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, भले ही हमारे नवकांत लोधी की तरह शहीद हो जाएगा। इसे कहते हैं धर्म। और पाखंडियों ने हमें उल्टे धर्म पढ़ा दिए। धर्म है
मनुष्य का अपने कर्तव्य के पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करना, उसको बोलते हैं धर्म। अगर मैं पिता हूं तो अपने परिवार की पूरी देखभाल करना, ये मेरा पितृधर्म है। अगर मैं सैनिक हूं तो इस देश की रक्षा करना, उसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना मेरा धर्म है। लेकिन हम लोगों ने धर्म के नाम पर धंधा बना दिया, और जो गरीब समाज है, खेतीबाड़ी करने वाले समाज हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, इसी पाखंड, इसी अधर्म में फंस करके अंधविश्वासी हो जाते हैं। और उनको कोई भी आदमी 5वीं पास 8वीं पास आकर के बेवकूफ बनाता है कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम्हारे लड़के की नौकरी लगने वाली है। मैं पूरे समाज की मानसिकता के ऊपर बात कर रहा हूं, इसको आप पर्सनली मत लीजिए। आप ये सोचिए, हम अपने बच्चे को फल खिलाने को तैयार नहीं है। दुनिया कहती है, दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि देयर इज अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी। जिसका शरीर स्वस्थ है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क होगा, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा वो आईएएस, पीसीएस, आईआईटी, नीट के एग्जाम निकालेगा, वैज्ञानिक बनेगा। हम अपने बच्चे को फल नहीं खिलाते, केले नहीं खिलाते, सेब नहीं खिलाते। घर पे कथा करा लो, 5 तरह के फल, 5 तरह के मिष्ठान, 5 तरह के कपड़े, 5 तरह की दालें, घी की पूड़ियां बना के खिला के और उनको विदा कर देते हैं। आपका बच्चा कुपोषित हो गया ना। जो बच्चा कुपोषित हो गया उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। जिसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी वो आर्मी की, पुलिस की भर्तियों से ऑटोमेटिक बाहर हो गया। आर्मी की, पुलिस की भर्तियों से ऑटोमेटिक बाहर हो गया। अब आप बताइए, एक कांस्टेबल के मारे पूरा का पूरा गांव भाग जाता है। आपके बच्चों की हाइट हो गई कम, खाना मिला नहीं, सिपाही बने नहीं, तो आप बताइए कैसे अपनी रक्षा करोगे? समस्या है, बोलते नहीं है। लोगों को लगता है भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, भगवान पर आपका पेटेंट है क्या? सबके भगवान है, हमारे भी भगवान, तुम्हारे भी भगवान। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि मैं डिस्क्राइब करूंगा? जब मैं आया था मुझे तो नहीं पता था इस धरती पे। इसलिए मैंने कहा ना, समाज बहुत बड़ी कुशिक्षा से ग्रसित हो गया है। इसको निकालने का समय आ गया है। और इसमें कई बार आपको परंपराओं को, रूढ़ियों को तोड़ना पड़ेगा। अगर हमने उनको नहीं तोड़ा तो मैंने कहा ना कि हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था है कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी अनपढ़ आदमी के कहने पर गोबर के ऊपर दूध डाल देता है। डालता को नहीं डालते हो? एक आदमी, मैं बताऊं आपको क्या होता है। मैंने पढ़ाई की, मैं बन गया टीचर, और टीचर बन करके मैंने जब पढ़ाई की तो मैं टीचर बना क्योंकि मैंने बीएड किया, सीटेट का एग्जाम निकाला, टेट का एग्जाम निकाला, मेरिट में मेरे नंबर आए। तब तक तो मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं मास्टर बना, पापा बोले लल्लू तेरी नौकरी लग गई भाई, अब तो ऐसा कथा करवाएंगे। ठीक, अब हम तैयार हो गए भाई, नौकरी लगी है, घर वालों की बात है। हमारे पापा ने बुला लिया पुजारी को। पुजारी कोई 5वीं पास आदमी है, 10 मंत्र सीख लिए, वही हमसे घी डलवा रहा है गोबर। तो मेरी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या हुआ? अब आप बताइए, जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, तो वही 5वीं पास पुजारी आकर के आपको कोचिंग क्यों नहीं दे रहा था? क्यों आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से या किसी रिटायर्ड आईएएस से कोचिंग ले रहे थे? क्योंकि तब आपको पता था कि आईएएस में जो सवाल आएंगे वो तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब वो आईएएस, रिटायर्ड आईएएस या दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पढ़ाएगा, तभी मैं उनको सॉल्व कर सकता हूं। वो 5वीं पास के ज्ञान से मैं आईएएस का, नीट का, आईटी का एग्जाम नहीं निकाल सकता। लेकिन जैसे ही मैं बन गया, चलो बुलावा आया है, यूनिवर्सिटी का बुलावा क्यों नहीं आता? कभी आपके पास यूनिवर्सिटी का बुलावा, आईएएस का कॉल लेटर क्यों नहीं आता? चलो बुलावा आया है, वहां बुलाया है। भाई क्यों बुलाया है? किसी यूनिवर्सिटी में बुलाओ, किसी आईआईटी इंस्टीट्यूट में बुलाओ, कोई नौकरी में बुलाओ, किसी ऑफिस में बुलाओ, कोई तनख्वाह दो, कोई बिजनेस का आइडिया दो, वहां नहीं बुला रहे हैं, वहां बुला रहे हैं। और ऊपर से एक नई प्रणाली, हर बात में चंदा। मतलब अब तक तो मैं इस बात से परेशान था कि गांव में कुछ भी करवाओ, चंदा लेने आ जाते लोग। देखो, याद रखना मेरी बातें, जो आपकी शिक्षा पर अटैक करता है उसकी भिक्षा पर अटैक करो। समझ जाना, जो भी आपकी शिक्षा पे हमला करता है उसकी भिक्षा पर अटैक करो, क्योंकि वो भिखारी आपके पैसे से पल रहा है,
आपको सोचना होगा। और याद रखना, चंदा अगर 3 कामों के अलावा कहीं दे रहे हो, 3 काम मतलब सबसे पहले कोई आदमी अगर हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में बीमार है, उसकी तुरंत मदद करिए। 1000 से 2000 से 5000 से किसी हॉस्पिटल में दिखाइए, उसकी मदद करिए। चंदा देने का, दान देने का सबसे बड़ा तरीका। दूसरा, किसी का बच्चा पढ़ने में अच्छा है, फीस नहीं दे सकता, पढ़ा दीजिए, हो सकता है जिंदगी भर आपका एहसान माने। दूसरा, दूसरे के बच्चे की शिक्षा में दान देना। और तीसरा है, किसी गरीब आदमी की बेटी की अगर शादी नहीं हो रही है तो उसमें जाकर के साड़ी से, आटे से जो दान सकते हो वो दान दो। उसके अलावा कहीं भी आप चंदा दे रहे हो तो याद रखना, जैसे मैंने कहा है कि जो आपकी शिक्षा पे अटैक करता है, आप उसकी भिक्षा पे अटैक करो, और जो आपसे चंदाखोरी कर रहा है, समझ लो धंधागिरी कर रहा है। और हम लोगों ने विमर्श नहीं किया, हमारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कभी नहीं होते। इवन मैं आपको बताऊं, इस आलीपुर खेड़ा में शायद 70 साल में पहली बार शिक्षा का कार्यक्रम हो रहा है। हमारा पिछड़ापन इतना हो गया है कि हमारे किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कभी भी एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं होते, कभी एजुकेशनल डिस्कोर्स नहीं होते, कभी हमारे डिबेट नहीं होते। हम सीखेंगे कैसे? तो मेरा आप सब लोगों से कहना है कि हम इस परंपरा को बदलें, एजुकेशनल डिस्कोर्स शुरू करें। और जरूरी नहीं है हमको बुलाओ, किसी एसडीएम को इनवाइट करो। आपके यहाँ कोई एमबीबीएस सेलेक्ट हुआ है, उसको बुलाइए। कोई लड़का आईआईटी में निकला, उसको बुलाइए। भाई 10 ज्ञान की बातें बताएगा, न जाने कौन से छोटे बच्चे का उससे लाभ हो जाए। और मैं अगर आपके बीच में आकर के ऐसे करने लग जाऊं कि भक्तजनों, तो समझ लो मैं आपका बेड़ा कर करके जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं हूं। इसलिए हमेशा अपने आइडियल्स को चुनने में, अपने प्रेरणा स्रोत को चुनने में सावधानी बरतिए। दुनिया भर के जो लोग हैं, दबे कुचले लोग, उनके महापुरुष कह कह के मर गए, हम लोग अभी भी नहीं सीख पाए। तो सब लोग प्रयास करें, बदलाव होगा। और हम लोगों ने बहुत सारे ये चेंजेस किए हैं। आपको मैं बताऊं, हमारे समाज में 70-72 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन पिछले 6 साल में हम अपने समाज के 200 बच्चों को नवोदय पहुंचा चुके हैं। पिछले 70 साल में हमारे समाज में यूपी के अंदर 10-12 लोग पीसीएस अधिकारी थे। पिछले 7 साल के अंदर हम 12 नए पीसीएस बना चुके हैं। आपने देखा होगा आईआईटी में, नीट में हमारे समाज की बच्चियां सेलेक्ट हो रही हैं। हमारे जो नए बच्चे हैं आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं। आप जानते हो आईआईटी का पैकेज क्या होता है? एक बच्चे का 50-50 लाख रुपए साल का पैकेज होता है। पूरा गांव नहीं कमा सकता जितनी उसकी इनकम होती है। अगर आईआईटी का इंजीनियर बनेगा, अमेरिका चला गया, तो साल भर के 50 लाख रुपए कमाएगा। और आप आलू चाहे 100 बीघा दे, 200 बीघा कर लेना, पूरा गांव मिलकर कभी 50 लाख रुपए की सेविंग नहीं कर पाएगा। वो कर भी लोगे तो भागवत करवा दोगे। तो मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन दवा है, दवा है। और दवा जो ले लेगा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा समाज बीमारी से ग्रसित है। आप ये मान के चलो, हमारे समाज में आज भी अशिक्षा का अगर स्तर हम देखें, तो अगर हम लिटरेसी देखें, तो आप देख लेना आपके गांव में 30 से 40% से ज्यादा लोग लिटरेट नहीं है आज भी, ढंग से पढ़े लिखे नहीं है 30% ज्यादा लोग। यानी 70 साल देश को आजाद हुए और 70% ही अनपढ़ है आज भी। ये हमारी हालत है। और वहां देखो दूसरे समाजों को 100%, 98%, 99%, कोई राष्ट्रपति बनना है, कोई पायलट बनना है, कोई प्रधानमंत्री बनना है, कोई आईएएस बनना है। देखो कहां बदलाव हो गया। तो हम लोग कब तक केवल इंतजार करेंगे? कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि कभी ना कभी से बेहतर है आज शुरुआत की जाए। तो आज के बाद आपके गांव में सभी बच्चे पढ़ते मिलने चाहिए। आप बच्चों की शिक्षा के लिए कोचिंग खुलवाएं, पुस्तकालय खुलवाएं, हमसे कहिए, आपको किताबें हम देंगे। आप अपने गांव में टीचर रखिए, गांव के पढ़े लिखे लोगों से संपर्क करिए, वो उसकी सैलरी 5000, 4000 जो बनती है वो उसको दीजिए। बच्चों को नवोदय की तैयारी कराइए, विद्या ज्ञान की तैयारी कराइए, सैनिक स्कूल की तैयारी कराइए। और अगर आपका बच्चा किसी कंपटीशन में नहीं भी सफल होता है, तो भी कम से कम उसको काबिल बना रहे हैं। और जो आदमी काबिल होगा वो आगे चल करके अपना रास्ता ढूंढ लेगा। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे आईआईटी वगैरह नहीं निकाल पाते। जानते क्यों? उसके पीछे वजह है
1 से लेकर के 8वीं क्लास तक बच्चा लगभग गांव में पढ़ता है। 1 से लेकर 8 तक का मतलब है 8 साल, और 5 साल या 6 साल की उम्र में वो स्कूल जाना शुरू करता है। तो आप सोचिए उसके शुरुआती जो 13 साल हैं, शुरुआती 13 साल में उस बच्चे को शिक्षा के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है। कभी वो गेहूं काटता है, कभी वो आलू खोदता है, गांव में भागवत में बैठ करके भागवत सुनता है। अब आप मुझे बताइए, उस बच्चे की जड़ इतनी कमजोर हो गई 13 साल में कि वो बच्चा दिल्ली में या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता। न मैथ में कर सकता, न जीके में कर सकता, न साइंस में कर सकता। अब आगे चल करके इनने भी इंटर कर ली, उनने भी इंटर कर ली, और दोनों को आईआईटी देना है। एक बच्चा इतना होशियार है, जो हमारे यहाँ का बच्चा इंटर में गया, जितनी उसको नॉलेज थी उतनी नॉलेज उस बच्चे को 5वीं क्लास में थी। तो आप बताइए, हमारे ऐसे माहौल से निकला बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होगा या उस माहौल का होगा ना? तो अब हम लोगों को यही माहौल बदलना है, क्योंकि कंपटीशन आपको वही करना है, आपके पास विकल्प नहीं है। आपको कंपटीशन का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, और उसके लिए बेहतर तरीका है कि हम गांव-गांव में ये व्यवस्थाएं करना शुरू करें। अगर थोड़ी थोड़ी चीजें हमने करना शुरू की तो हमारे भी गांव में, हमारे भी क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव होंगे। और जैसा उन्होंने कहा पहलवान जी ने कि भैया देखो, अफसर जो होता है, इंजीनियर जो होता है, वो 60 साल तक होता है, 60 साल तक उसकी जॉब होती है ना। एक आदमी आईएएस बन के आता है, एसडीएम बनता है, डीएम बनता है, और कमिश्नर आपके सेक्रेटरी तक बनता है, सचिव तक। आप सोच रहे हो ना कितनी बड़ी पावर होती है, कितना वो काम कर सकता है। और खुला कंपटीशन है, मतलब उसमें तो ये भी नहीं है कि आपके समाज की संख्या ज्यादा हो। जैसे भोगांव आपका है, तो भोगांव विधानसभा पड़ती है, यहाँ पर हमारे समाज का अगर आदमी चुनाव लड़ना चाहे तो अधिकतम कितने एमएलए बन सकते हैं? यहाँ से 1 बन सकता है। लेकिन हम एफर्ट करें तो इस क्षेत्र से सैकड़ों पीसीएस बना सकते हैं, 10वीं आईएएस बना सकते हैं, लाखों टीचर बना सकते हैं। सोच बदलनी होगी, ये सोच हमें लेके आनी है। हमने क्या है, सारा ताना बाना उसके इर्द गिर्द लिया कि साहब वो बन जाएंगे, उससे हो जाएगा। नहीं होगा भैया। और कई बार लोगों को ऐसी गलतफहमी कर रखी है कि सब उससे चलता है। देखिए, देश में जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, बिजनेस है, छोटे लघु उद्योग है, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज है, तमाम तरह के ठेले कुंचे वाले, फल लगाने वाले, हजारों तरह के काम धंधे हैं। आप ये सोचिए, लाखों लोग नेता नहीं बन सकते, एक बन सकता है। ऐसे में लाखों लोगों की आजीविका के दूसरे रास्तों की हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफल हो, किसी न किसी फील्ड में उनका कैरियर बने। और ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं पुनः अंत में आप सब लोगों से यही संकल्प चाहता हूं कि अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में समस्या है तो आप बताइए, और मैं आपको बता दूं हिमाकत के साथ, अगर आपने थोड़ा सा भी हमारा साथ दिया, आपके घर में घुस के आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। समझना बस आपको है। और एक चीज, अगर किसी के मन में कोई भ्रम है, संशय है, तो याद रखना, न तो आपका वोट चाहिए, न आपका नोट चाहिए। अपनी गाड़ी में किताबें लेके आए, आपको दे के जाएंगे। न आपका वोट चाहिए, न आपका नोट चाहिए। आपके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके, इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और ये काम करना आसान नहीं है। इतने लंबे समय में कभी हमने जन अभियान नहीं बनाया। पूरे भारत में हमारे लोधी समाज में कभी एजुकेशन को हमने मिशन नहीं बनाया। इसलिए 70 साल पहले हमारे दादा परदादा किसान थे, और आज भी हमारा आदमी खेती कर रहा है। हमको अपनी सोच बदलनी होगी और शिक्षा को व्यापक जन अभियान में बदलना होगा। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक संकल्प लेता हूं, आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आप अपने बच्चों को आईएएस पीसीएस बनने के लिए दिल्ली हमारे पास भेजेंगे, इस बात का भी मुझे पूरा भरोसा है। सिर्फ एक भरोसा मैं आपसे चाहता हूं, आपके समाज की 15 साल की 14 साल की बच्ची सिर पर कलश नहीं उठाए भागवत का। आप उसके भविष्य के साथ अन्याय कर रहे हो। आप उसको डॉक्टर बनने का सपना दिखाइए, आप उसको इंजीनियर बनने का सपना दिखाइए, आप उसको टीचर बनने का सपना दिखाइए। जब आपकी बेटी एसडीएम बन जाएगी, जब आपकी बेटी आईएएस बन जाएगी,
तो तमाम लोग उसको जाके सल्यूट करेंगे। सही मामले में उसका उद्धार उस दिन होगा जब आपकी बच्ची एसडीएम बन जाएगी और तमाम लोग जब जाएंगे कि मैडम नमस्ते, हमारे खेत का विवाद है, तब आपको गर्व फील होगा। ये नहीं कि आपने कलश उठवाने के चक्कर में अपनी बेटी को पढ़ाई से रोक दिया और 1 महीने बाद शिकायत आ गई कि ससुराल में उसको पीटा गया है, बच्ची कह रही है पापा ले जाओ। आप दुनिया के सबसे बड़े अन्यायी और अधर्मी पिता साबित हो गए अगर आपकी बच्ची अशिक्षित और इनकॉम्पिटेंट रह गई। तो मेरा आप सब लोगों से आह्वान है, बच्चियों का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मेरा आप सभी से निवेदन है, मुझे इस बात के लिए आप विश्वास दिलाइए कि किसी प्रकार के कर्मकांड, किसी प्रकार के पाखंड, किसी प्रकार के अंधविश्वासों को चंदा नहीं देंगे, उनको बढ़ावा नहीं देंगे। तब तो मानूंगा कि हमारा समाज बदल रहा है। पढ़ाने की जिम्मेदारी आप हमको दीजिए। आप में से मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका बच्चा आईआईटी की तैयारी करना चाहता है कोटा में और 1 रुपए फीस नहीं है, ये अमरपाल सिंह लोधी आपसे वादा करता है आपके बच्चों की कोचिंग कराऊंगा। आपका बच्चा अगर आईएएस की तैयारी करना चाहता है दिल्ली में, फीस नहीं है, लक्ष्य के किसी पदाधिकारी को बता देना कि साहब बच्चा आईएएस की तैयारी करना चाहता है, फीस नहीं दे सकते। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बच्चे को पूरी कोचिंग करवाऊंगा। सोचना आपको है, लेकिन आपको अपना धन बचाना होगा और इसलिए मैं इतनी देर से, घंटे भर से आपके साथ जद्दोजहद कर रहा हूं। सोच बदलिए। हमारे समाज का सबसे ज्यादा धन खर्च हो रहा है शराब में, सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमारे समाज का सबसे ज्यादा धन खर्च होता है कांवड़, भंडारे, कथा, भागवत में। आप देखिए हम कितना शिक्षा पे खर्च करते हैं। गांव में प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है, ड्रेस स्कूल से, किताबें स्कूल से, मिड डे मील तक स्कूल से मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है। बच्चों की शिक्षा पर हमारा खर्च 0 है और हम चाहते हैं कलेक्टर बन जाए और तमाम कथा में, भागवत में, कांवड़ में, शराब में अंधाधुंध खर्चा हम कर रहे हैं। आप सोचिए, हमने पैसे का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया है। हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं करते। आपके इस एरिया में यादव समाज रहता है, हमारे उधर अलीगढ़ से आगे जाट समाज रहता है। आप देखना तुलना करके, यादवों के और जाटों के लड़के सबसे ज्यादा पुलिस में और आर्मी में है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं, उनकी कदकाठी मजबूत है। और हमारे लोग शराब पीते हैं और भागवत में पैसा देते हैं। इसके कारण उनको खिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं बचता। अगर हमने अपने धन को डाइवर्ट कर दिया, इसी धन को अगर हमने स्वास्थ्य में लगा दिया, इसी धन को हमने शिक्षा में, अरे आप बताइए, मैं किसान का बेटा हूं, 4 बीघा के मेरे बाबा जोतदार थे, 4 बीघा के। आपको शायद लगता होगा कि कमिश्नर साहब कोट पहन के आए हैं, किसी बहुत बड़े परिवार के होंगे। केवल 4 बीघा जमीन थी मेरे दादाजी के पास। शिक्षा का महत्व जानते थे। मेरे पिताजी को पढ़ा के टीचर बनाया। पिताजी समझ गए, पिताजी का पाला बीएसए और एबीएसए और एसडीएम से पढ़ता था। पिताजी बोले बेटा मैं किसान का बेटा हूं तो मास्टर बन गया, तुम मास्टर के बेटा हो, कम से कम एसडीएम बन जाना। और अगर हम उस शिक्षा के मूल्य को नहीं समझते तो आज अपने उसी गांव में खेती कर रहे होते। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, और ऐसी बातें हैं जो शायद आपके दिल पे ना लगी हो, लेकिन मस्तिष्क पर अटैक जरूर करेगी। आप रात भर सोचोगे कौन आदमी था, और जिस दिन आपने ये सोच लिया, आप बदलाव की ओर चढ़ पड़ोगे। सभी प्रकार के अंधविश्वास कुरीतियों को छोड़ते हुए संविधान के मार्ग को अपनाएंगे, अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे और सभी बच्चों को इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ाएंगे। हमारी पूरी टीम हर संभव आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। और मैंने जैसे आपसे कहा, हम कोई टाटा बिरला जैसे बिजनेसमैन नहीं है कि आपके गांव में आकर के आपको 5 करोड़ की चैरिटी देंगे। नहीं, आप लोगों को ही उस काम में लगाएंगे कि 2.5 लाख रुपए अगर आपने भागवत में खर्च किया है आपके गांव से, तो 50,000 रुपए तो हम आपके गांव के पुस्तकालय में खर्च करवा ही देंगे। हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास क्षमताएं हैं, सिर्फ सोच बदलने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग इसी प्रकार भाईचारे के साथ एक दूसरे का सहयोग करेंगे और समाज को एक नया रास्ता दिखाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहुत हो गया, 70-72 साल में बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी है, समय आ गया है इनको ठीक करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।